हे एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। डिस्कस करेंगे सुप्रीम कोर्ट का एक और लैंडमार्क जजमेंट। देखिए, आज का हम जजमेंट तो डिस्कस करेंगे ही, साथ 1975 में इंडिया में जो इमरजेंसी को इम्पोज किया गया था उसका एक ब्रीफ बैकग्राउंड भी हम समझेंगे, जिससे आपको ये जजमेंट और अच्छे से समझ आए। देखिए, इस चीज़ के बारे में ही बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने जो भी चीज़ें डिसाइड की थी इस केस में, इस डिसीजन के पीछे कोई मिस्टेक था या नहीं। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, मिस्टेकनली डिसाइडेड को मैंने यहाँ मेंशन किया है। ये चीज़ मैंने ऐसे ही मेंशन नहीं कर दी, इस चीज़ का सिग्निफिकेंस आपको इस वीडियो के लास्ट पार्ट में मिलेगा। हर एक चीज को ध्यान से समझेंगे, वीडियो पूरा देखिएगा। हमेशा की तरह सबसे पहले इस केस का नाम डिस्कस कर लेते हैं। आप देख सकते हैं एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला 1976। एडीएम की फुल फॉर्म होती है यहाँ एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। देखिए, इस केस के बारे में एक खासियत यह भी है कि यह केस उस टाइम एग्जिस्टेंस पे था जब इंडिया में इंपोज हो रखी थी इमरजेंसी। कुछ फैक्ट्स क्लियर कर लेते हैं इस केस के रिगार्डिंग। आप देख सकते हैं यह है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ऑफ जबलपुर। ये इस केस में खुद होते हैं पेटिशनर। आप देख सकते हैं ये है शिवकांत शुक्ला, ये होते हैं इस केस में रिस्पोंडेंट। एक ब्रीफ बैकग्राउंड हमें डिस्कस करने की जरूरत है केस में फर्दर प्रोसीड करने से पहले, जिससे आपको ये केस और अच्छे से समझ आए। आप देख सकते हैं उस टाइम की जो प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, वो जनरल इलेक्शन लड़ती हैं और वो जीत भी जाती हैं। ये इलेक्शन वो लड़ती हैं 1971 में रायबरेली की कॉन्स्टिट्यूएंसी से। आप जैसा कि जानते हैं उत्तर प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है रायबरेली, उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से यहाँ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इंदिरा गांधी इलेक्शन लड़ती हैं और जीत भी जाती हैं। उस टाइम पे बहुत सारे पॉलिटिशियंस, काफ़ी सारी पार्टीज इंदिरा गांधी के अगेंस्ट खड़ी होती हैं। उनमें से एक पॉलिटिशियन होते हैं राजनारायण। देखिए, राजनारायण को तो इंदिरा गांधी इस 1971 के जनरल इलेक्शन में हरा देती हैं, लेकिन राजनारायण यहाँ इंदिरा गांधी पे ये एलिगेशन लगाते हैं कि इंदिरा गांधी ने जैसे भी ये इलेक्शन जीता है इसमें इंक्लूड था माल प्रैक्टिसेस। मतलब इंदिरा गांधी ने ये इलेक्शन चीटिंग से जीता है और इंदिरा गांधी ने ये इलेक्शन फेयर तरीके से कंटेस्ट नहीं किया, ये कहना था यहाँ राजनारायण का। इस चीज के चलते राजनारायण इंदिरा गांधी का ये इलेक्शन चैलेंज कर देते हैं ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट में। जब राजनारायण श्रीमती इंदिरा गांधी के इलेक्शन को चैलेंज करते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जज जिनका नाम था जगमोहन लाल सिन्हा, आप देख सकते हैं ये है इनकी पिक्चर। जगमोहन लाल सिन्हा इस केस में अपना वर्डिक्ट देते हैं और 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट कन्विक्ट कर लेता है इंदिरा गांधी को। और इलाहाबाद हाई कोर्ट भी ये मानता है कि जी हाँ, इंदिरा गांधी ने जिस भी तरीके से 1971 में रायबरेली की कंस्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़े थे, वो इलेक्शन ठीक तरीके से नहीं लड़े गए थे और उन इलेक्शन में प्रेजेंट थी मैल प्रैक्टिसेस और रॉन्गफुल प्रैक्टिसेस। एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो इलाहाबाद हाई कोर्ट यहां देते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ये कहते हैं कि इलेक्टोरल रॉन्ग प्रैक्टिसेस में इंदिरा गांधी इंडल्ज थी, जिसके चलते 1971 में जो जनरल इलेक्शंस हुए थे उन इलेक्शंस को यहां वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाता है, उन इलेक्शंस को यहां खारिज कर दिया जाता है, जिसके चलते इंदिरा गांधी का जो भी यहां राइट था जिसके अकॉर्डिंग वो कंटेस्ट करती थी इलेक्शन, मतलब इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती थी, ये राइट उनसे वापस ले लिया जाता है। और इंदिरा गांधी इस इंसिडेंट के बाद अपना ऑफिस भी होल्ड नहीं कर सकती। मतलब आगे आने वाले 6 सालों तक ना ही इंदिरा गांधी किसी इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकती हैं, ना ही वो अपना ऑफिस होल्ड कर सकती हैं। 6 सालों के लिए उनको यहां मिल चुका था सस्पेंशन अपने इलेक्शन कंटेस्टिंग पावर से और ऑफिस होल्डिंग पावर से, क्योंकि वो इंडल्ज थी इलेक्टोरल रॉन्ग प्रैक्टिसेस में। यह कहना था यहां इलाहाबाद हाई कोर्ट का। जब इलाहाबाद हाई कोर्ट यहां कन्विक्ट कर लेते हैं इंदिरा गांधी को, जिसके अकॉर्डिंग इंदिरा गांधी की मैक्सिमम पावर्स उनसे वापस ले ली जाती हैं, तो इस सिचुएशन में इंदिरा गांधी अपील करती हैं और अप्रोच करती है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सिंपली यहां सिर्फ कंडीशनल स्टे ही देते हैं इंदिरा गांधी को, और जो भी पावर्स थी जिन पे यहां रेस्ट्रिक्शन लगाया गया था इंदिरा गांधी की, जो कि थी लोकसभा में, उन पावर्स को अभी भी इंदिरा गांधी को वापस नहीं दिया जाता और वो पावर्स अभी भी रेस्ट्रेंड ही रहती हैं। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, हर पावर्स एंड स्पीच इन लोकसभा वाज रिस्ट्रेंड। चलिए मैं आपसे पूछता हूं, मान लीजिए एक मिनिस्टर है, उसकी मैक्सिमम पावर्स उससे वापस ले ली गई हैं, तो इस सिचुएशन में एक मिनिस्टर करेगा क्या? पर्टिकुलरली इंदिरा गांधी क्या करती? तो इंदिरा गांधी ने इस सिचुएशन में सिंपली रिक्वेस्ट किया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। उस टाइम के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे फखरुद्दीन अली अहमद। इंदिरा गांधी फखरुद्दीन अली अहमद से सिंपली ये कहती हैं कि आप एक नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दीजिए आर्टिकल 352 क्लॉज 1 का यूज करके। अब आर्टिकल 352 क्लॉज 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अगर हम देखें तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है। और इंदिरा गांधी यहां पे ये भी कहती हैं कि आप इस इमरजेंसी के इंपोजिशन के पीछे का ग्राउंड, इंपोजिशन के पीछे का रीजन ये दीजिए कि इंडिया की सिक्योरिटी, इंडिया की सुरक्षा को यहां खतरा है इंटरनल डिस्टर्बेंस से। मतलब इंडिया के अंदर कुछ ऐसी एक्टिविटीज हो रही हैं जिससे इंडिया की सिक्योरिटी को यहां थ्रेटन किया जा रहा है, इसलिए आप इमरजेंसी डिक्लेयर कर दीजिए। ये वर्ड्स थे इंदिरा गांधी के, जो उन्होंने बोले थे उस टाइम के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फखरुद्दीन अली अहमद से। तो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि एक मिनिस्टर की पावर को सिर्फ इसलिए रिस्टेन
सस्पेंड कर दिया जाता है कि वो मिनिस्टर इंडल्ज थी इलेक्टोरल रॉन्गफुल प्रैक्टिसेस में, तो क्या उस मिनिस्टर को ऐसी एडवाइस या ऐसी रिकमेंडेशन देनी चाहिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऐसी एडवाइस पे नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दे? देखिए, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी या फाइनेंशियल इमरजेंसी कोई छोटी मोटी चीज नहीं होती, क्योंकि जब एक इमरजेंसी इंपोज होती है नेशन में या एक टेरिटरी के पार्ट में, तो इस चीज के कई सारे इफेक्ट हो सकते हैं। जैसे लोगों के राइट्स को सस्पेंड कर दिया जाता है, कई सारे हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उन्हें सस्पेंड कर दिया जाता है। अगर आप कोई मैटर कोर्ट में लेके जाना चाहते हैं तो आप नहीं जा सकते क्योंकि नेशनल इमरजेंसी यहाँ पे इंपोज हो गई है। अगर आपकी कोई प्रोसीडिंग है जो कि पेंडिंग चल रही है कोर्ट ऑफ लॉ में, तो आप उसे फर्दर कंटिन्यू नहीं रखवा सकते क्योंकि नेशनल इमरजेंसी इंपोज हो गई है। इन शॉर्ट, इमरजेंसी जो होती है उसका इंपोजिशन पूरे नेशन को इफेक्ट करता है। सो जैसा कि आपने देखा, इंदिरा गांधी फखरुद्दीन अली अहमद को आर्टिकल 352 क्लॉज 1 के अंडर इमरजेंसी इंपोज करने को कहती हैं। तो ये भी समझ लेते हैं आर्टिकल 352 क्लॉज 1 कहता क्या है। देखिए, 3 सिचुएशंस को आप समझ लीजिए। सबसे पहली सिचुएशन है वॉर, दूसरी है एक्सटर्नल एग्रेशन, तीसरा है आर्म्ड रिबेलियन। अगर इन तीनों की वजह से इंडिया की सिक्योरिटी पे कोई खतरा है या इंडिया की कोई टेरिटरी है उसके किसी पार्ट पे खतरा है, तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो इमरजेंसी को प्रोक्लेम कर सकते हैं। प्रोक्लेम का मतलब होता है कि इमरजेंसी को प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर सकते हैं, ऑफिशियली अनाउंस कर सकते हैं कि हाँ भाई, इन चीज़ों की वजह से इंडिया की सिक्योरिटी पे खतरा है या इंडिया की किसी टेरिटरी के पार्ट पे खतरा है, तो प्रेसिडेंट यहां प्रोक्लेम कर सकते हैं इमरजेंसी। ये कहना है आर्टिकल 352 क्लॉज 1 का। अब आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि इंदिरा गांधी ने तो ग्राउंड इंटरनल डिस्टर्बेंस बताया था। जैसा कि हम पीछे चलते हैं, आप देख सकते हैं, तो यहां तो वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन का ये जिक्र है, तो इंटरनल डिस्टर्बेंस क्यों ग्राउंड बताया गया? देखिए, अगर हम 1975 का टाइम देखते हैं तो जो आर्म्ड रिबेलियन वर्ड यूज हुआ है आर्टिकल 352 क्लॉज 1 में, वो पहले था इंटरनल डिस्टर्बेंस। फिर जैसे जैसे टाइम पास ऑन होता गया तो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग इंटरनल डिस्टर्बेंस का ये जो वर्ड है इसको चेंज करके कर दिया गया आर्म्ड रिबेलियन। इसलिए अगर हम अब आर्टिकल 352 क्लॉज 1 देखेंगे तो इंटरनल डिस्टर्बेंस जैसा कोई भी एक्सप्रेशन यहां प्रेजेंट नहीं है। सो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट और भी कई सारे ग्राउंड स्पेसिफाई करते हैं जिनकी वजह से यहां इमरजेंसी लगानी पड़ी। इंदिरा गांधी गवर्नमेंट सिंपली ये कहती है कि जो पाकिस्तान के साथ हमारा वॉर हुआ था 1971 में, वो एक ग्राउंड है इमरजेंसी को इंपोज करने का, और जो ड्रॉट मतलब सूखा पड़ा था 1972 में, वो भी एक ग्राउंड बन जाता है जिसकी वजह से यहां हमें इमरजेंसी इंपोज करनी पड़ रही है, जो इमरजेंसी इंपोज हुई थी 26 जून 1975 को। सो इमरजेंसी को तो यहाँ इंपोज कर दिया जाता है, लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट देते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये कहते हैं कि पर्सन्स के जो भी राइट्स हैं, चाहे वो पर्सन्स हो चाहे वो फॉरेनर्स हो, वो अपने राइट्स के एनफोर्समेंट के लिए कोर्ट्स को अप्रोच नहीं कर सकते। मतलब अगर कोई पर्सन है या कोई फॉरेनर है, उसके अगर किसी राइट्स का इंफ्रिंजमेंट हुआ है तो उस चीज के लिए कोर्ट नहीं जा सकता क्योंकि इमरजेंसी लगी हुई है। और जो भी राइट्स हमें आर्टिकल 14, 19, 21, 22 देते हैं, उन राइट्स का अगर वायलेशन होता है तब भी कोई पर्सन यहाँ कोर्ट्स को अप्रोच नहीं कर सकता। और तो और एक और इंपॉर्टेंट चीज कि जो भी लोगों की प्रोसीडिंग पेंडिंग चल रही है कोर्ट्स में, वो भी सस्पेंडेड रहेंगी, वो भी फर्दर कंटिन्यू नहीं रखी जाएंगी क्योंकि नेशनल इमरजेंसी को यहां डिक्लेयर कर दिया गया है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, उस टाइम पे जो गवर्नमेंट एग्जिस्टेंस में थी वो लोगों को अरेस्ट कर रही थी, जो लोग अपने ओपिनियंस यहां दे रहे थे, जो लोग दूसरों के सामने अपने व्यूज रख रहे थे। और गवर्नमेंट जब लोगों को अरेस्ट कर रही थी उसके पीछे का रीजन गवर्नमेंट ये देती है कि ये जो भी लोग हैं जो अपने ओपिनियन फ्रीली रख रहे हैं, व्यूज दे रहे हैं, लोगों के सामने अपने ओपिनियन शेयर कर रहे हैं, ये लोग बन चुके हैं पॉलिटिकल थ्रेट अंडर मीसा। मीसा का मीनिंग होता है मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। मतलब जो भी पर्सन उस टाइम पे अपना कोई ओपिनियन देना चाहे इमरजेंसी के बारे में या किसी और चीज के बारे में, या कोई अपना व्यू रखना चाहे, तो उस टाइम की गवर्नमेंट करती क्या है, उन लोगों को अरेस्ट करवा देती है। और वो ये कहती है कि ये लोग जो ओपिनियन दे रहे थे ये एक पॉलिटिकल थ्रेट बन गए हैं मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट के अंडर। सो जिन भी लोगों को यहाँ अरेस्ट किया गया था उन लोगों का ये कहना था कि हमारी ये जो भी डिटेंशन है वो गलत तरीके से की गई है, मतलब हमें गलत तरीके से अरेस्ट किया गया है। इसी चीज के चलते ये अरेस्टेड लोग सेवरल पिटीशन डालते हैं डिफरेंट हाई कोर्ट्स में, और ये लोग सपोर्ट लेते हैं रिट ऑफ हबीज कॉर्पस का। देखिए, रिट ऑफ हबीज कॉर्पस आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेजेंट है। अगर आप अप्रोच करना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट को तो आप रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 32, और अगर आप हाई कोर्ट्स को अप्रोच करना चाहते हैं तो आप रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसा कि मैंने आपको पिछली स्लाइड्स में बताया था कि प्रेसिडेंट ने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी थी, और ये इमरजेंसी उन्होंने डिक्लेयर की थी एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू। बहुत सारे हाई कोर्ट्स इन अरेस्टेड लोगों के फेवर में थे, बहुत सारे
हाई कोर्ट्स ये कह रहे थे कि भले ही इमरजेंसी लगने पर यहाँ लोगों के राइट्स को सस्पेंड कर दिया जाता है, लेकिन फिर भी अगर कोई अपनी डिटेंशन को चैलेंज करना चाहता है तो वो इमरजेंसी में भी कर सकता है, ये जानने के लिए कि उन लोगों का जो डिटेंशन हो रहा है वो गलत है या सही है। देखिए ये जो रिट है हबीस कॉर्पस का, ये सिंपली ये चीज कहता है कि जब किसी इंडिविजुअल को एक स्टेट डिटेन कर लेती है तो उस डिटेंशन को एक इंडिविजुअल यहाँ हबीस कॉर्पस का रिट यूज करके चैलेंज कर सकता है। तो सिंपली एक इंडिविजुअल को हबीस कॉर्पस का रिट ये पावर देता है कि वो डिटेंशन को चैलेंज कर सके। वही इस केस में हो रहा था, जितने भी लोग यहाँ अरेस्ट हो गए थे वो सेवरल रिट पिटीशन डाल रहे थे डिफरेंट हाई कोर्ट्स में। सो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि कई सारे लोगों को यहाँ डिटेंशन में रखा गया और इन डिटेनीज में से एक डिटेनी यहाँ पे शिवकांत शुक्ला भी थे, जो कि इस केस में रिस्पोंडेंट भी हैं। शिवकांत शुक्ला उन लोगों में से भी एक थे जिन्होंने रिट पिटीशन फाइल की थी हाई कोर्ट्स में अपने डिटेंशन को चैलेंज करने के लिए। मैंने आपको ये चीज भी बताई थी कि कई सारे हाई कोर्ट्स ने फेवर किया था अरेस्टेड लोगों को, और उनमें से एक हाई कोर्ट का नाम है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट अरेस्टेड लोगों के फेवर में केस सुनाता है। जो अरेस्टेड पीपल इस केस में थे शिवकांत शुक्ला, मतलब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट शिवकांत शुक्ला के फेवर में वर्डिक्ट देता है और इस वर्डिक्ट को यहां चैलेंज करते हैं एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ जबलपुर, जिनका नाम था किरण विजय सिंह। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में बताया था, एडीएम जबलपुर इस केस में पिटिशनर भी हैं। तो एडीएम जबलपुर यहां अपील करते हैं अगेंस्ट मध्य प्रदेश हाई कोर्ट वर्डिक्ट, जो कि फेवर में था शिवकांत शुक्ला के। सो फाइनली जब इस केस को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में अपील किया जाता है तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट सिंपली ये कहते हैं कि जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर पब्लिश हुआ था 27 जून 1975 को, जो कि इंपोज करता है इमरजेंसी, ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के अकॉर्डिंग किसी भी पर्सन के पास लोकस स्टैंडाई नहीं है। देखिए लोकस स्टैंडाई का सिंपल मीनिंग होता है एक ऐसी कैपेसिटी जिसके अकॉर्डिंग एक पर्सन किसी कोर्ट में जा सकता है अपने मैटर को लेके। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट यहां यही कह रहे थे कि किसी पर्सन के पास ये कैपेसिटी या ये पावर नहीं है कि वो कोई भी रिट पिटीशन फाइल कर सके अंडर आर्टिकल 226। देखिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का सिंपल मीनिंग यहां सिर्फ यही है कि किसी भी पर्सन को ये पावर नहीं है कि कोई भी पर्सन यहाँ हबीज कॉर्पस का रिट तो छोड़िए, किसी और रिट से रिलेटेड भी रिट पिटीशन नहीं डाल सकता कोर्ट्स में, क्योंकि यहाँ इमरजेंसी इंपोज हो रखी है। सो दूसरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट देते हैं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये कहते हैं कि किसी भी पर्सन के पास ये पावर नहीं है, ना ही कोई पर्सन यहाँ चैलेंज कर सकता है किसी भी ऑर्डर को। कोई पर्सन यहाँ पे डायरेक्शन भी नहीं दे सकता किसी को किसी ऑर्डर को चैलेंज करने के लिए। कोई पर्सन यहाँ डिटेंशन के ऑर्डर की लीगैलिटी को, मतलब डिटेंशन का जो ऑर्डर है वो लीगल है या इलीगल है, इस चीज को भी चैलेंज नहीं कर सकता। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट यहाँ ये भी कहते हैं कि कोई पर्सन इस चीज को भी चैलेंज नहीं कर सकता कि एक ऑर्डर कंपैटिबल है भी किसी एक्ट के साथ या नहीं, इस चीज को भी कोई पर्सन चैलेंज नहीं कर सकता। कोई पर्सन ये चीज भी चैलेंज नहीं कर सकता कि कोई ऑर्डर इलीगल है या नहीं। कोई पर्सन ये चीज भी चैलेंज नहीं कर सकता कि कोई ऑर्डर मेलाफाइड फैक्चुअल बेस पे है या नहीं, मतलब किसी ऑर्डर में कोई मेलाफाइड फैक्ट्स प्रेजेंट है या नहीं, इस चीज को भी कोई पर्सन यहां चैलेंज नहीं कर सकता। और तो और कोई ऑर्डर अगर एक्स्ट्रानियस कंसिडरेशन पे बेस है तो उस चीज को भी चैलेंज नहीं कर सकता कोई भी पर्सन, क्योंकि यहां इमरजेंसी लगी हुई है, इमरजेंसी को इंपोज किया गया है इसी चीज की वजह से। सो फाइनली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस केस में अपना वर्डिक्ट देते हुए ये कहते हैं कि जो भी मांगे थी यहां अरेस्टेड लोगों की और जो भी कंटेंशंस थी रिस्पोंडेंट की, उन्हें डिसमिस कर दिया जाता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट यहां ये चीज भी स्पेसिफाई करते हैं कि जो एडीएम जबलपुर है जिन्होंने अपील फाइल की थी पिटीशन डाल के अगेंस्ट मध्य प्रदेश हाई कोर्ट वर्डिक्ट, जो वर्डिक्ट था शिवकांत शुक्ला के फेवर में, एडीएम जबलपुर की उस अपील को एक्सेप्ट किया जाएगा, ये कहना था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट यहां ये भी कहते हैं कि हाई कोर्ट्स ने जो जजमेंट दिए थे उन्हें सेट असाइड कर दिया जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे हाई कोर्ट्स यहां पे अरेस्टेड लोगों के फेवर में थे, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट यहां ये कहते हैं कि हाई कोर्ट्स ने जो भी जजमेंट दी है उन्हें सेट असाइड कर दिया जाएगा। और एक और इंपॉर्टेंट चीज जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट यहां बताते हैं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट यहां ये कहते हैं कि जो मीसा है, मतलब मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को अपहेल्ड करते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, मतलब मीसा की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को सही ठहराते हैं यहां ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। सो फाइनली अब इस चीज के बारे में ही बात कर लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में जो भी डिसीजंस दिए हैं उसमें कोई मिस्टेक है भी या नहीं। देखिए एज अ लॉयर हमें जो भी हमारी जुडिशरी प्रोवाइड करती है, कोई स्टेटमेंट लेट से वो देती है, कोई गाइडलाइन इशू करती है या कोई जजमेंट देती है, हमें उस चीज़ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। लेकिन अगर हम पास्ट में जाते हैं तो कई सारे कंसिडरेबल जुडिशियल इंट्रोस्पेक्शंस हुए हैं
और फॉर्मर जजेस भी रहे हैं जुडिशरी के, जिन्होंने ये कहा है कि एडीएम जबलपुर का जो केस है वो रॉन्गली डिसाइडेड है। और एक केस का मैं आपको नाम बताता हूँ, रेमदेव चौहान वर्सेस बनीकांत दास। देखिए मैं प्रोनाउंस सही से कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता, REMDEO, रेमदेव चौहान वर्सेस बनीकांत दास, 2010 का केस है ये। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑफिशियली यही चीज़ एडमिट की थी कि उनसे मिस्टेक हुई है एडीएम जबलपुर के केस में। देखिए अब यहाँ पे बात सही या गलत की नहीं होती, क्योंकि जो जजेस बैठे हैं सुप्रीम कोर्ट में, जस्टिसेस जो हैं, आफ्टर ऑल वो भी एक ह्यूमन बीइंग ही हैं, उनकी थिंकिंग भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ही इवॉल्व हुई है। हम देखते हैं कि कई सारे जजमेंट्स, कई सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट एक केस में कह देते हैं, फिर आगे जाके उसी चीज़ को ओवर रूल कर देते हैं, क्योंकि हमारी सोसाइटी भी ऐसी ही है। ज़रूरी नहीं 50 साल पहले जो चीज़ एप्लीकेबल थी वो आज भी हमारी सोसाइटी में वैसे ही एप्लीकेबल हो, क्योंकि हमारी सोसाइटी काफ़ी डायनामिक है। तो इस चीज़ को एक मिस्टेक ना कह के एक तरह की मॉडिफिकेशन कहना ज़्यादा ठीक होगा। सो मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जिस इन्फॉर्मेशन को आप यहाँ गैदर करने आए होंगे वो आपको मिली होगी। हैव अ ग्रेट डे।